हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा लीनियर इक्वेशन का सेकंड सेशन है। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये सीखा था और लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छे हमने क्वेश्चंस किए थे। तो आज हमारा लीनियर इक्वेशन का सेकंड लेक्चर है। आज हम कुछ और क्वेश्चंस और चीज़ें पढ़ेंगे और आपके साथ बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक छोटे से सिंपल से क्वेश्चन से। सपोज करिए एक जू है, उस जू के अंदर कुछ मंकी हैं और कुछ पैरट्स हैं। टोटल हेड काउंट अपन करें तो टोटल हेड है 20 और टोटल लेग्स काउंट करते हैं तो वो है 48। क्वेश्चन ये है कितने मंकी हैं, कितने पैरट्स हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूँ मंकी एक्स है, पैरट वाई है। जितने मंकी उतने हेड हो जाएंगे, जितने पैरट उतने हेड हो जाएंगे, तो टोटल मेरा हेड काउंट आ गया 20। एक मंकी के 4 लेग्स होती है तो एक्स मंकी है तो 4x लेग्स हो गई, और पैरट के 2 लेग्स होती है तो 4x + 2y मेरा बना 48। इज दैट क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, इतना सा काम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका 4 गुना करके यहाँ लिख देता हूँ। तो ये मेरा बनेगा 4x + 4y = 80। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि कैंसिल हो जाए। तो ये 4x से 4x कैंसिल हो जाता है हमारा। 2y - 4y दैट इज -2y = -32। माइनस से माइनस कैंसिल तो y = कितना आ गया, 16 आ गया। मतलब जो पैरट्स है वो कितने हैं, 16 है, और y का वैल्यू 16 अपन वैसे ही दिख रहा है ना। टोटल 20 थे तो 20 में से 16 गया तो x मेरा आ गया 4। इज दैट क्लियर? एक और ब्यूटीफुल अप्रोच मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो उसका फंडा आप समझो कैसे मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। देखिएगा, टेल मी वन थिंग, मंकी के लेग्स कितने होते हैं, 4, पैरट्स के 2। अच्छा, सबके मिलाकर के टोटल लेग्स कितने हैं, 48। कितने लोगों के लेग्स 48 है, कितने एनिमल के, 20 के। तो उन्होंने एवरेज सबके लेग्स कितने पड़े आपको, 20 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 से पहले कैंसिल कर लो तो ये हो गया 24 और ये हो गया 10। 24/10 यानी कितना बना, 2.4। तो ये 2.4 उन्होंने एवरेज लेग्स है, हम ऐसा बोल सकते हैं, यस नो। अब एक एलिगेशन करके फंडा होता है, ये दो चीज़ों को मिक्स करते हैं और एवरेज ये बैठता है, तो दोनों का रेशो निकालने का एक तरीका होता है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दो तो ये आ जाएगा 1.6, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दो तो ये आ जाएगा 0.4। अब ये 0.4 और 1.6 यानी कि ये 4 गुना है, तो रेशो क्या आ गया इनका, 1:4। तो टोटल 20 थे ना एनिमल, इसको 1:4 में डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 16। जिनको नहीं समझ आया वो उस चीज़ को ऐसे सोच लें, 1 + 4 क्या होता है, 5, और जो 5 है वो 20 है, 4 टाइम्स है तो ये 4 टाइम्स हो गया, ये भी 4 टाइम्स हो गया। सो दिस वे आल्सो वी कैन मैनेज, दिस वे आल्सो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। बात समझ आ रही ना? एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जिसको अब की बार अपन इस अप्रोच से करने का ट्राई करेंगे, इसको इक्वेशन से नहीं करेंगे, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कोई चैप्टर के नाम से कभी रिस्ट्रिक्ट मत रहा करो, उससे कन्फाइंड हम नहीं हो सकते या उसके अंदर बंध नहीं सकते। सीधे साधे शब्दों में बोलूँ तो आपको ओवरऑल कैसे भी करके आंसर निकालना होता है, क्योंकि आप सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दे रहे। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ करता हूँ, आपसे बात करता हूँ कि 10 रुपये के कॉइन और 5 रुपये के कॉइन, एक बैग के अंदर ये 2 तरह के कॉइन से, टोटल कॉइन है 50 और टोटल मनी, समझते हो ना, कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन एक अलग चीज है, मनी, टोटल मनी है आपके पास 300 रुपया। तो आपको बताना है कि 10 रुपए के कितने कॉइन है और 5 रुपए के कितने कॉइन है। यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, यदि आपके पास यदि 2 कॉइन है, एक 5 रुपए का और एक 10 रुपए का, तो कॉइन जरूर 2 है पर आपका मनी कितना हो जाएगा, टोटल 15। ऐसा मनी का वैल्यू ये है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अब मैं इस टेक्निक से यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। कुछ सिक्के आपके पास 10 रुपए वाले हैं तो कुछ सिक्के आपके पास 5 रुपए वाले हैं। इज दैट क्लियर?
और टोटल मनी है आपके पास 300 रुपया, 300 रुपया आपका मनी है और टोटल सिक्के हैं 50 तो ऑन एन एवरेज एक सिक्का कितने का पड़ा अपने को? जीरो मेरी कैंसिल हो गई तो 6 रुपये का पड़ा, यस नो? तो कहना ही से कि इनका जो एवरेज है वो 6 आना चाहिए, तो ये दोनों का डिफरेंस है मेरा 1 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस मेरा 4 हो गया। तो किस रेशो में आया ये? 1:4 के रेशो में आया। अब 1:4 के रेशो में 50 सिक्कों को डिवाइड करोगे तो 10 सिक्के इसके आ जाएंगे, 40 सिक्के इसके आ जाएंगे। वैसे ही दिख रहा है वो 1 + 4 का टोटल मेरा 5 हो गया, और जो 5 है वो 50 है, तो जो 4 है वो 40 हो गया, जो 1 है वो कितना हो गया? 10 हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद भी कई लोग ये पूछना चाहते होंगे कि सर इसको भी इक्वेशन से करते तो हम कैसे करते? जस्ट सी, एक्स और वाई दोनों मिला करके 50 सिक्के हैं, ये हो गया 50। अच्छा, 10 रुपये के सिक्के की वैल्यू हो जाएगी 10x, क्योंकि एक सिक्का 10 रुपये का, तो x सिक्के कितने के हो गए? 10x के, प्लस 5y, ये टोटल मिला के रुपया कितना है मेरा? 300। अब ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, अब तो सॉल्व कर लोगे ना, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अपन इसको। तो इससे हमको x का वैल्यू मिल जाएगा 10 और y का वैल्यू मिल जाएगा 40। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को मैनेज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के बारे में बताया था। उसी से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी है। क्वेश्चन में दिया है 2x + 5y = 10, देन 6x + 15y = p। फॉर विच p का वैल्यू निकालना है। द अबोव इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये दो इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है, तो आपको बताना है कि p का वैल्यू कितना होगा। नाउ टेल मी वन थिंग, कंसिस्टेंट के लिए दो कंडीशन होती है, या तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, या तो ये सेटिस्फाई करनी चाहिए b1/b2, या फिर एक कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, है ना। मतलब इस केस में यूनिक सॉल्यूशन आता है और इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। तो पहले मैं ये चेक करके देख लेता हूँ ये हो रही है क्या सेटिस्फाई। अब यहाँ पर a1 की जगह कितना है? 2/6, और ये 5/15, ये कैंसिल करेंगे तो 1/3, ये भी 1/3, ये बराबर है, जबकि मुझे क्या चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये तो वाला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं होता है। इज दैट क्लियर? अब ये वाली कंडीशन देखते हैं अपन। 2/6 इक्वल टू 5/15 इक्वल टू 10/p। हाँ, ये लग रहा है कि सही है, ये भी 1/3, ये भी 1/3 है, तो अपन इस चीज़ की हेल्प लेके p का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो ये 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p इक्वल टू क्या आ गया? 30 आ गया। मतलब p को 30 लेते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? कंसिस्टेंट बन जाएगी। बात समझ में आई ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। कई बार हमको कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स मिलते हैं जिससे हमको इक्वेशन बनाना पड़ती है। फॉर एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कहीं पे कि मेरी एज तुम्हारी उस एज की डबल है जब मैं उतना बड़ा था जितने बड़े तुम आज हो। तो कई बार हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। मैं इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद बात करेंगे। सपोज करिए मेरी एज है अभी 40, आपकी एज है 37 सपोज। अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जब मैं 37 का था तो आप कितने के थे? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। 3 साल यहाँ कम हो गए तो इधर आप भी 3 साल पीछे हो जाओ, तो यानी कि आप कितने के थे? 34 के थे। क्या नहीं से 37 में से मैंने कितना कम करा? 3 कम करा, क्योंकि मैं 3 साल पीछे जाता हूँ तो आपको भी 3 साल पीछे जाना होगा। इज दैट क्लियर? इस चीज़ को मैं दोबारा से ऐसे लिख रहा हूँ कि जब मैं 40 का हूँ तो आप 37 के हो, तो जब मैं 37 का था तो आप 37 माइनस 40 माइनस 37, इस टाइप से थे। इज दैट क्लियर? तो मैं इस चीज़ को ऐसा बोल सकता हूँ कि
जब मैं x का हूँ तो आप y के हो, तो जब मैं y का था तो आप ऐसा। आई थिंक ये नंबर से जो चीज़ मैंने समझाई है अब वो आपको एल्जेब्रा में समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको क्वेश्चन समझ आएगा। राहुल एक बंदा है और प्रियेश एक बंदा है। इन दोनों की जो टोटल एज है वो है 70। अब राहुल प्रियेश को यही बात बोलता है कि when I was of your age, जब मैं तुम्हारे जितना बड़ा था, then you was half of mine, half of mine। बस एक चीज़ ये दे रखी है, when I was of your age, मतलब मैं तुम्हारे जितना बड़ा था, your present age यही, then you was half of me, तब तुम इतने बड़े थे जितने half of mine। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि ये x का है और ये y का है। जब ये y का था तो ये कितना था, y माइनस एक्स माइनस वाई। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये कह रहा है कि यू वॉज हाफ ऑफ माइन, मतलब ये जो बंदा है ये इसका आधा है। तो अपन उल्टा बोले तो ये इसका डबल है, तो x इक्वल टू डबल ऑफ y माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई चलेगा। सो आई कैन से कि x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y माइनस एक्स। तो ये मेरा हो जाएगा x इक्वल टू 4y माइनस 2x। 2x भी इधर आ जाएगा तो 3x इक्वल टू क्या हो गया, 4y। एक रिलेशन मेरे को मिल गया। अच्छा, दोनों की एज का टोटल कितना दे रखा, 70। तो x और y का टोटल दे रखा है 70 और 3x किसके इक्वल है, 4y के। तो इसी को 3 टाइम्स ही कर लो ना, तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 210। और ये जो 3x है इसको 4y के इक्वल लिख सकते हैं, 4y प्लस 3y लिख दूँ डायरेक्ट। 7y इक्वल टू 210, तो y कितना आ गया 30 और y 30 आ गया, तो x कितना आ गया 40। तो इस तरह से हम दोनों की एज फाइंड आउट कर पा रहे हैं। इज दैट क्लियर। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बंदे के पास 1 रुपीज के कॉइन है, 2 रुपीज के कॉइन है, 5 रुपीज के कॉइन है। टोटल कॉइन है 40। तो पूछा ये कि मैक्सिमम पॉसिबल 5 रुपीज कॉइन्स इफ मनी 130। टोटल मनी 130 ये दिया है, 130 रुपीज़ है ये सब मिला करके। तो आपको बताना है कि 5 रुपये के कॉइन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पॉसिबल। मैं मान लेता हूँ 1 रुपये के x कॉइन है, 2 रुपये के y कॉइन है, 3 रुपये के z कॉइन है। तो मुझे टोटल कितना मिला, तीनों का मेरे को टोटल मिलता है 40, दिया है क्वेश्चन में। नाउ अब यहाँ पर 1 रुपये के x कॉइन है, तो जो मनी वैल्यू वो मेरा x हो गया। 2 रुपये के y कॉइन है तो ये मेरा 2y हो गया। और 5 रुपये के z कॉइन है तो ये मेरा 5z हो गया। और ये टोटल मनी मेरा हो गया 130। क्लियर। अब आपको 5 रुपीज़ के कॉइन मैक्सिमम कितने ये फाइंड करना, मतलब z का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो मुझे x और y यानी कम से कम साइड में लेना पड़ेंगे, तभी तो z मैक्सिमम मैं कर पाऊंगा। एनीवे मेरे को मेन कंसर्न मेरा z है, ना कि x एंड y। तो आई विल ट्राई टू रिमूव दिस x। तो एक काम करते हैं ना, इस इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन माइनस करें। x में से x गया तो कुछ नहीं बचा, 2y में से y गया तो y बचा, प्लस 5z में से z गया तो क्या बचा, 4z। और ये मेरा बचेगा 90। तो आई कैन से कि y इक्वल टू 90 माइनस 4z। इज दैट क्लियर। अब
ये इक्वेशन से मुझे अंदाज़ा लग जाएगा कि z का वैल्यू मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकता हूँ, यस नो। अब ये y कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ कि z का वैल्यू मैं ज़्यादा से ज़्यादा, सपोज मैं 20 लेने का सोचूं, 24 जा 80 और ज़्यादा लेने का ट्राई करता हूँ, 23 4 जा 92, नहीं ज़्यादा हो गया, तो मैक्सिमम z कितना पॉसिबल है 22, तो मैक्सिमम z का वैल्यू मैं ले सकता हूँ 22, तो ये मेरा हो गया 22 4 जा कितना हो गया 88, तो y का वैल्यू मेरा 2 आ जाएगा। सो ये हमारा आंसर हो गया कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ विल बी इक्वल टू 22। इज दैट क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, आई वुड लाइक टू राइट वन मोर क्वेश्चन। याद दिला देता हूँ मैं आपको। एक बंदे के पास A रुपीज़ है और B पैसे हैं। अब उसने खर्च किया 12 रुपीज़ और 20 पैसा, तो उसके पास बचा 2B रुपीज़ एंड 2A पैसा। दिस वॉज द क्वेश्चन, दिस टाइप क्वेश्चन वॉज देयर इन द लास्ट सेशन। लास्ट सेशन में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो अब यहाँ पर फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ। अच्छा, साथ में यहाँ पर क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कि ये B का वैल्यू 20 से छोटा है, ये कैरी ओवर का प्रॉब्लम है। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम कि इसको मैं A-1 रुपीज़ करके B में 100 पैसा बढ़ा देता हूँ। 1 रुपया मैंने यहाँ से निकाल के उधर डाल दिया। जिनने मेरा पिछला लेक्चर देखा अच्छे से समझ आ रहा होगा। 12 रुपये 20 पैसे में इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा A-13 रुपीज़ और ये मेरा B + 80 पैसा। अब क्वेश्चन देने वाला कह रहा है कि ये बचा और मैं कह रहा हूँ कि ये बचा, हम दोनों करेक्ट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2B है ये किसके इक्वल होगा, A-13 के। तो ये जो A-13 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा 2B के। तो कैन आई से A = 2B + 13। और इसी तरह से जो B + 80 है वो 2A के इक्वल हो जाएगा, तो B + 80 विल बी इक्वल टू 2A। सो कैन आई से B + 80 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A। A मतलब आपका 2B + 13। तो ये मेरा बनेगा B + 80 इक्वल टू 4B + 26। ये 26 इधर जाएगा तो ये मेरा कितना बनेगा, B इधर आएगा तो ये हो जाएगा 54 बनेगा इक्वल टू 3B। इज दैट क्लियर? 52 इक्वल टू क्या बनेगा, 3B। तो मेरा B का वैल्यू आ गया 18। और जब A का वैल्यू मुझे निकालना है तो A का वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा। B का वैल्यू 18 है तो 18 2 = 36, 36 + 13, तो फाइनली कितना आ गया A का वैल्यू 49। तो A का वैल्यू आ गया 49। इसका मतलब उस बंदे के पास 49 रुपीज़ और 18 पैसे थे। ये हमारा आंसर हो गया। आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वेरीफाई करना भी सिखाया था। इज दैट क्लियर? देखिएगा मैं अपने लेक्चर्स में नंबर ऑफ वैरायटी, सारे वैरायटी के सम ट्राई कर रहा हूँ कि कवर हो जाए मैक्सिमम पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सपोज करिए एक बंदे के पास 4 पेन है, 6 इरेजर है और 5 शॉर्पनर है। शॉर्ट में एस लिख देता हूँ। और ये टोटल 43 रुपीज़ का सामान है सारा मिला करके। और उस बंदे के पास 6 पेन है, यदि वो परचेज करता है, 9 इरेजर परचेज करता है और 7 शॉर्पनर परचेज करता है, तो 63 रुपीज़ उसको पे करना पड़ते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो, यदि वो किसी शॉप से ये सब चीज़ खरीदता है तो उसको 43 देना पड़ता है और ये सब खरीदता है तो उसे 63 रुपीज़ देना पड़ता है। नाउ माई क्वेश्चन इज दिस। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि शॉर्पनर का प्राइस क्या है, शॉर्पनर का प्राइस क्या है। बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 1-2 इक्वेशन में हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए पेन 4 है तो ये 4P लिख दिया मैंने, प्लस 6 इरेजर है तो ये 6E लिख दिया, प्लस 5 शॉर्पनर है तो 5S लिख दिया, तो ये मेरा हो गया 43। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह से 6 पेन है मेरे पास, 9 मेरे पास इरेजर हैं और 7 मेरे पास शॉर्पनर हैं, तो इसका जो प्राइस है वो मेरा है 63। इज दैट क्लियर? ना मुझे शॉर्पनर का प्राइस निकालना, तो मुझे ये पेन और इरेजर दोनों कैंसिल करना पड़ेंगे, ये मुझे नहीं चाहिए। अब दोनों कैसे कैंसिल करें,
कोई एक चीज़ को तो अपन कर सकते हैं, अपन जानते हैं कि ये नंबर को इधर मल्टीप्लाई कर लो और ये वाले नंबर को इधर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, करके तो देखते हैं अपन, है ना। लेट अस स्टार्ट। तो ये 6 को उधर ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 24p प्लस 36e प्लस 6 5 जा 30s इक्वल टू 6 3 जा 18, देन 6 4 जा 24 प्लस कैरी ओवर वाला 258 बना। इधर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24p प्लस 36e प्लस 28s इक्वल टू 4 3 जा 12 कैरी ओवर 1, या आपका 252 बना। अब यहाँ पर देखिएगा कितना ब्यूटीफुली इसको डिज़ाइन किया गया था कि ये जब p कैंसिल करना चाह रहे थे अपन तो ये ऑटोमेटिक दोनों कैंसिल हो रहे हैं, दोनों इक्वल आ गए। तो बचा ही क्या, इसलिए पहले से मत सोचा करो कि ये कैंसिल होगा तो हमसे क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, तो हम क्यों करें। तो ऐसा नहीं है। 30s में से 28s गया तो ये बचा मेरा 2s इक्वल टू 258 में से 252 गया तो ये 6 बचा, तो s का वैल्यू मेरा आ गया 3, यानी कि 3 रुपीज़ रेट है शॉर्पनर का। आई होप दैट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, थोड़ा सा इसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन समझ लीजिएगा, है ना, पूरा नहीं लिखने का। 5 पेंसिल प्लस 8 इरेजर और 11 शॉर्पनर, इसका हमारा प्राइस है 71। दूसरा दिया है 3 पेंसिल प्लस 5 इरेजर प्लस 7 शॉर्पनर, इसका प्राइस है 44। तो आपको बताना है कि एक पेंसिल, एक इरेजर और एक शॉर्पनर का टोटल प्राइस कितना होगा, तीनों का मिला करके। तो ये थोड़ा सा वैसा ही क्वेश्चन है। अब इसको फिर अपन अप्रोच करते हैं। देखो कैसे इसको हम अप्रोच करेंगे। सपोज करिए मैं इसको ऐड करता हूँ 5p प्लस 3p, तो 8p यहाँ आ जाएगा, यहाँ 13e आ जाएगा और यहाँ पर 18s आ जाएगा और इधर टोटल आ जाएगा। यानी मेरे को ये तो अल्टीमेटली नहीं मिल रहा है ना, ये जो मैं चाहता हूँ। तो मैं ऐड करने का तो नहीं सोच रहा हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ एडिंग देम, है ना। एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेता हूँ, मुझे नहीं पता कैसे होगा, एक बार देख लेते हैं। तो ये 5p में से 3p गया तो क्या हो गया, 2p बचा प्लस 3e बचा प्लस यहाँ पर 11s में से 7s गया तो 4s बचा, और ये मेरा बनेगा 71 में से 44 गया तो कितना बचेगा, ये मेरा बचेगा 27 फाइनली ये बच रहा है। क्लियर। ट्वाइस ऑफ p प्लस थ्राइस ऑफ e प्लस 4 और s 27 बच रहा है। अभी भी मुझे लग रहा है p प्लस e प्लस s आएगा, नहीं आएगा, कैसे आएगा, है ना। यहाँ पर एक चीज़ यदि किसी को क्लिक हो जाए कि जैसे ये 2p है, इसका डबल क्या होता है 4p, इसमें से 3p जाए तो p बचेगा। इसी तरह से 3e का डबल 6e में से 5e चला जाए तो फिर से e बचेगा। 4s का डबल 8 में से ये 7 चला जाए तो ये बचेगा। तो इसका डबल कर लो फट से, तो ये मेरा बना 4p, ये बना मेरा 6e, ये बना मेरा 8s और ये बना मेरा 54। अब इसमें से वो माइनस कर लो तो ये बना p प्लस e प्लस s इक्वल टू 54 में से माइनस करेंगे 44 तो आ गया 10। तो फाइनली इस चीज़ का आंसर हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। इस तरह से हम इस तरह की चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। अब आपको लगेगा सर ये अप्रोच यही एक अप्रोच है या और भी कोई अप्रोच लगा सकते हैं। बिल्कुल सोच सकते हो आप और कुछ सोचोगे तब भी आंसर तो आएगा। अब ऐसा सोचो जैसे ये 5 है, 5 का सपोज करो मैं डबल करता हूँ तो क्या आएगा 10, और इसका ट्रिपल करता हूँ तो 9, तो डिफरेंस 1 हो गया। मैंने इसका क्या करा, डबल करा। अब इस 8 का डबल करो 16 और इसका ट्रिपल करो 15, फिर डिफरेंस 1 आ गया। इसका डबल करो 22 माइनस इसका ट्रिपल करो 21, तो सिंगल आ रहे हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो पहली इक्वेशन है, फर्स्ट नंबर का इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। तो यदि आप इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और माइनस कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। यू विल गेट द आंसर। आपको मैं यहीं पे दिखा देता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी 71 को 2 से मल्टीप्लाई करना, माइनस इक्वेशन नंबर 2 के 44 को 3 से मल्टीप्लाई करना। अब 71 2 जा कितना हो गया 142, माइनस 44 3 जा 132, तो फाइनली कितना आया 10। तो यू गेट द सेम आंसर।
तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेइंग कार्ड्स से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्लेइंग कार्ड होते हैं 52। इन 52 प्लेइंग कार्ड में से कुछ प्लेइंग कार्ड इस ए बंदे ने रख लिए और कुछ इस बी ने रख लिए। नॉट ऑल, सारे नहीं, मतलब थोड़े थोड़े निकाल दिए, अभी और भी बचे हैं अंदर। इज दैट क्लियर? चलिए, अब ए इस बी को बोलता है कि यदि तू मुझे दे दे के कार्ड तो मेरे पास 4 टाइम्स हो जाएंगे, और यदि के कार्ड मैं तुझे दे दूं तब भी मेरे पास 3 टाइम्स तो रहेंगे ही। मतलब अल्टीमेटली दोनों ही हालात में ज्यादा किसके पास है? ए के पास है। क्वेश्चन है के का वैल्यू कितना होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। अब देखो, ए ने कितने कार्ड निकाले मुझे नहीं पता, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूं। बी ने कितने कार्ड निकाले मुझे नहीं पता, तो मैं इसको वाई मान लेता हूं। अब ए बी को बोलता है कि तू मुझे के कार्ड दे दे, तो के इसके पास कम हो जाएंगे, तो के इसके पास बढ़ जाएंगे। और उस केस में इस बंदे के पास जो नंबर ऑफ कार्ड होंगे वो इसका कितना टाइम्स होगा? 4 टाइम्स होगा। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। दूसरी सिचुएशन में इसने बोला कि यदि मैं तेरे को के कार्ड दे दूं तो इसके पास के कम हो जाएंगे और इसके पास के बढ़ जाएंगे। उस केस में भी 3 टाइम्स तो रहेगा ही इसका। यस नो? इज दैट क्लियर? अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है? के का वैल्यू निकालना है। तो मुझे एक्स और वाई को गायब करने का सोचना चाहिए, उसको एलिमिनेट करने का सोचना चाहिए। अल्टीमेटली मेरे को वैल्यू के का निकालना है। चलिए, अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। एक बार इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। आई कैन राइट एक्स प्लस के इक्वल टू 4y माइनस 4k। और दूसरी इक्वेशन बनेगी मेरी x माइनस के इक्वल टू 3y प्लस 3k। इज दैट क्लियर? अब बड़ा इजीली कैंसिल करने के लिए मेरे पास एक चीज़ है के, लेकिन के तो मुझे चाहिए। के क्यों कैंसिल करूं? बेहतर होगा मैं एक्स या वाई में से कुछ कैंसिल करूं। तो एक्स को यदि मैं कैंसिल करूंगा, आप बोल दोगे सर इसको के को कैंसिल कर दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक्स और वाई तब भी बचेंगे, के इधर भी बचेगा। लेकिन के के साथ एक्स और वाई दो वेरिएबल बचेंगे, तो मैं सॉल्व भी कर दूंगा तो मेरे पास अल्टीमेटली फिर से 3 ही वेरिएबल रहेंगे, तो फ़ायदा क्या हुआ? तो मुझे किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करने का सोचना चाहिए जो मुझे नहीं चाहिए। आई होप फंडा समझ आया। तो ये मेरा एक्स में कैंसिल कर देता हूं, तो ये के और के मेरा कितना बना? 2k इक्वल टू 4y में से 3y गया तो y बचा और ये आ गया -7k। अब ये -7k को इधर ले लेंगे तो क्या बनेगा? 9k इक्वल टू y। तो ये y का वैल्यू आ गया 9k, लेकिन मेरे को तो k का वैल्यू चाहिए, y थोड़ी नहीं चाहिए। अब ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ y का वैल्यू, तो x प्लस के इक्वल टू 4 टाइम्स y माइनस के, y की जगह 9k माइनस के, तो ये मेरा बनेगा x प्लस के इक्वल टू 4 इंटू 8k। 8k को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 32k आ जाएगा। तो ये इधर का के इधर ले जाएंगे तो फाइनली क्या बचेगा? 31k। अभी भी k का वैल्यू नहीं आया, x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, बट आई एम नॉट गेटिंग द वैल्यू ऑफ k। नो टेल मी वन थिंग, x क्या था? प्लेइंग कार्ड्स जो a ने निकाले थे 52 में से। इज दैट क्लियर? अब यदि मैं k का वैल्यू सपोज 1 लेता हूं तो x का वैल्यू कितना हुआ? 31। और k का वैल्यू मैं 2 लेता हूं तो x का वैल्यू हो जाएगा 62। 62 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कार्ड है ही टोटल 52, इसलिए के 2 नहीं ले सकते। तो ये पॉसिबल है, इसका मतलब के कितना होगा? 1। के 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। सो द ओनली वैल्यू ऑफ के विच इज पॉसिबल इज 1। सो दैट्स दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन की और बात करते हैं अपन। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो रेशो है वो दिया है 3/5, और उसका जो न्यूमरेटर है उसमें 1 प्लस कर दें
और उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 लेस कर दें, तो जो हमारा नया रेशो आता है वो आता है 5/7, है ना। आप ये अज्यूम कर लो कि नंबर ऐसा है x/y टाइप का, तो मुझे चाहिए x + y, इस चीज़ का मेरे को वैल्यू फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे देखा जाए तो एक लाइन में इसका आंसर आ सकता है यदि आप थोड़ा सा प्रॉपरली इसको सोचें तो। कभी भी ऐसा लिखा हो ना x/y = 3/5, इसका ये मतलब नहीं होता है कि x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5 है। मतलब x और y का रेशो 3:5 है, मतलब उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है 3:5 आता है, ऐसा अपन मान सकते हैं। अब यहाँ पर एक काम करते हैं अपन, x/y का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3/5, है ना। क्या इसी के इक्वल मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको डबल करा, इसको भी डबल करा, यदि मैं इसको ट्रिपल कर देता तो ये 9 आ जाता, इसको ट्रिपल कर देता तो ये 15 आ जाता। ऐसे कई सारे वैल्यू हो सकते हैं इसके एक्चुअल वैल्यूज, है ना। ये तो रेशो था 3/5। अब मैं एक एक करके चेक करता हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि न्यूमरेटर में 1 प्लस करें, तो ये 3 में 1 प्लस करो तो क्या आएगा 4, इधर 1 माइनस करो तो 4। क्या 5/7 आया? क्या नहीं आया, मतलब गया काम से ये। इसमें 1 ऐड करो तो 7, इसमें 1 लेस करो तो 9। क्या 5/7 आया? नहीं आया। इसमें 1 ऐड करो तो 10 और इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 14, इसको कैंसिल करो तो ये 5 और ये 7 आ गया ना। इसका मतलब यही हमारा नंबर है, इसके अंदर ये x है और ये y है, और आपको x + y पूछा है ना, इन दोनों का सम, तो आंसर हो गया मेरा 24। तो इजीली अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो इस तरह का अप्रोच नहीं कर सकता फिर वो क्या करेगा, x/y = 3/5 एक इक्वेशन ऐसी बनाएगा, देन x में 1 प्लस करें और y में 1 कम करें तो फिर आंसर आता है 5/7। एक इक्वेशन ऐसी बनाएगा, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालेगा। दैट विल टेक डेफिनेटली लॉन्गर टाइम कंपेरिजन इन कंपेरिजन टू दिस वन, सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो मैं तो एडवाइज नहीं करूँगा कि ऐसा करना चाहिए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3 लोग हैं ABC। क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना बस अच्छे से। उनके पास कुछ पैसा था, इनिशियल अमाउंट था, कितना था ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। उसके बाद ये दिया है कि A ने डबल किया पैसा B और C का, राइट। उसके बाद अगली स्टोरी में ये दिया है बी ने पैसा डबल किया, किसका? बाकी दो का, ए और सी का। और अगले उसमें सी ने डबल किया पैसा, किसका? ए और बी का। फाइनली 200 रुपये बचे तीनों के पास, 200 रुपीज़ तीनों के पास बचे। क्वेश्चन ये है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मतलब तीनों के पास इनिशियली कितने रुपए थे। क्लियर? तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपन इसको फाइनल वैल्यूज दिए और इनिशियल वैल्यू निकालनी, तो अपन इधर से ही चलें तो अच्छा रहेगा। सी ने किसके पैसे डबल किए थे? ए और बी के। उसके बाद ये सब बचा था, ये जो 200 रुपये तीनों के पास बचे। तो सी ने ए और बी के पैसे डबल किए, इसका मतलब ए के पास पहले 100 ही रुपये रहे होंगे तभी ये डबल होके 200 आया, और बी के पास 100 ही रुपये रहे होंगे और इसके पास 200 तो बचे थे और 100 उन दोनों को दिए थे, यानी इसके पास रहे होंगे 400। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इस सिचुएशन में बी ने डबल किए थे ए और सी के, तो बी ने डबल किए थे ए और सी के। तो ए के डबल होने के बाद 100 हैं, तो इसका मतलब पहले 50 रहे होंगे, और इसके डबल करने के बाद 400 हैं, तो पहले 200 रहे होंगे, और इसके पास कितने रहे होंगे? 100 तो बच ही गए, और 50 इसको दिए डबल करने के लिए, 200 इसको दिए, तो ये 100 + 50 + 200, तो फाइनली 350 इसके पास रहे होंगे। आई थिंक ये थोड़ा सा आप सोच के देखेंगे, जो मेरी बात है कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको बात समझ आएगी। अब इस स्टेज में सबने ए ने डबल करे थे, किसके? बी और सी के। तो डबल करने के बाद 350 हैं, तो इसका मतलब पहले इतने रहे होंगे, और डबल करने के बाद ये 200 है, तो इसके पास कितने रहे होंगे? 100। और इसके पास कितने रहे होंगे? 50। तो इसके पास बच गए थे 175, इसने एक को दिए और 100 एक को दिए। इज दैट क्लियर?
तो फाइनली ये आपका आता है, कहीं कुछ एरर तो नहीं हुई है, एक बार चेक कर लेना। ये 200 है, हाँ दोबारा से बता देता हूँ मैं, 200 है। सी ने डबल किए ए और बी के, तो मतलब ये इसके पास 100 रहे होंगे, इसके पास सी ने डबल किए ए और बी के, तो यानी ये 100 रहे होंगे, इसके पास 200 बचे, तो ये 400 यहाँ का फिगर आ रहा है आपका। इज दैट क्लियर? चलिए, इसके बाद यहाँ पर इसने इसको डबल किए, बी ने डबल किए ए और सी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके पास पहले 50 रहे होंगे, इसके पास 200 रहे होंगे, और ये मिला करके 100 बच गए थे, तो 350 इसके पास रहे होंगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम ये देखते हैं कि ए ने डबल किए थे इस स्टेज पे बी और सी के, तो इसके डबल होने के बाद 350 है, मतलब पहले कितने रहे होंगे 175, इसके डबल होने के बाद 200 है, पहले कितने रहे होंगे 100, और अभी इस पहली स्टेज में ए ने डबल करे थे और उसके बाद इसके पास 50 बचे, तो 50 प्लस 175 प्लस 100, तो ये फाइनली कितना आ गया 150 प्लस 175 यानी कि 325। तो ये इनका इनिशियल अमाउंट आ गया तीनों का, 325, 175 और 100। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह से अपन इस तरह के क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। इफ 3h plus 7k equal to n, where h and k are whole numbers, and n is a natural number. N is a natural number of 2 digits. Then how many values of n possible? How many values of n possible? मतलब n के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं, ये एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि n नेचुरल नंबर है, वो भी 2 डिजिट का। इसका मतलब आपको सिर्फ ये पता करना है कि 2 डिजिट के कितने नंबर ऐसे नेचुरल नंबर होते हैं जिनको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, 3h प्लस 7k। अब सबसे पहला नेचुरल नंबर 2 डिजिट का अपन बात करें तो वो 10 है। 10 को लिख सकते हैं क्या ऐसा, 3 इंटू एच प्लस 7 इंटू के। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये दोनों होल नंबर हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। 11 को लिख सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक इसको नहीं लिख सकते। 12 को लिख सकते हैं, 3 इंटू 4, 12 प्लस 7 इंटू 0। 13 को लिख सकते हैं क्या? 3 2 जा 6 होता है ना, प्लस 7 1 जा 7। क्वेश्चन ये है कि ऐसा हम कब तक करते जाएंगे, क्या पता 99 तक में कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। हाउ वी कैन मेक श्योर दिस थिंग? इज दैट क्लियर? तो एक चीज आप समझो, एक फंडा मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं। ये जो 12 होता है ना, 12 के बाद जितने भी नंबर होते हैं, ये सब 12 13 14 15, ये सबको अपन 3h प्लस 7k के टाइप से लिख सकते हैं। डू रिमेंबर दिस थिंग। और लॉजिक भी मैं आपको समझा देता हूँ। 12 बेसिकली क्या होता है, 3 3 3 3, इन सब का टोटल। आई थिंक ये 3 का मल्टीपल ही हुआ ना। अब 12 के बाद 13 यानी एक और ऐड करना है, तो ये मेरा 7 बन गया टोटल, और ये मेरा 6 बन गया, तो ये मेरा बन गया 3 का मल्टीपल, ये मेरा बन गया 7 का मल्टीपल। जब आप इसको 14 बनाते हो तो इसमें 1 और ऐड करोगे, तो ये मेरा फिर 7 का मल्टीपल बन गया, ये फिर मुझे 7 का मल्टीपल बन गया। जब 15 बनाओगे तो फिर 1 ऐड करोगे, तो ये 3 बार 4 तो पहले ही लिखा था, और ये 3 1 इकट्ठे हो गए तो एक और 3 हो गया, अगेन ये 3 का मल्टीपल हो गया, और देन द सेम साइकिल गोज ऑन। और यदि थोड़ा सा आप समझ सकते हैं इस चीज़ को तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है ये। तो ये सेम साइकिल फिर ये रिपीट होने लग जाता है। तो अब ये अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जितने भी नंबर होंगे 2 डिजिट के, इसके बाद 12 ऑनवर्ड्स, दे ऑल कैन बी रिटर्न एज इन द फॉर्म 3h प्लस 7k। तो 2 डिजिट के नंबर होते कितने हैं, 90। उस 90 में से ये एक को निकाल दो, कौन सा वाला, ये 11, जिसको नहीं लिख सकते, अदरवाइज ऑल नंबर्स कैन बी रिटर्न। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 89। इज दैट क्लियर?
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बेस्ड होते हैं, ऑप्शन नहीं होता तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 90 टाइम्स एक्स माइनस वाई। द क्वेश्चन इज एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई कितना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं यहाँ पर 35, 36, 41, 43, ये 4 आपको ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक समझ लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 90 दिया है ना, तो मैं इसके अंदर 2xy दोनों तरफ ऐड कर रहा हूँ, प्लस 2xy इक्वल टू 90 टाइम्स एक्स माइनस वाई प्लस 2xy, राइट। अब ये फार्मूला बन गया मेरा, काय का फार्मूला बन गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, और ये 90 टाइम्स समथिंग और 2 टाइम्स समथिंग, ये पूरा का पूरा कहना ही से ये जो भी होगा इवन नंबर होगा। आर यू एग्री विद दिस? अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यदि इवन नंबर है तो किसी नंबर का स्क्वायर इवन है तो वो खुद भी तो इवन ही होगा, वो खुद ऑड थोड़ी ना हो सकता है, क्योंकि इवन का स्क्वायर ही इवन होता है, ऑड का स्क्वायर ही ऑड होता है। तो एक्स प्लस वाई मेरा क्या बना, इवन नंबर बना, और मेरे पास एक ही ऑप्शन है इवन 36, विच इज माई आंसर। तो कई बार ऐसे लॉजिकल कॉन्सेप्ट होते हैं जिनका आंसर हम ऑप्शन बेस्ड ही दे सकते हैं, ऑप्शन नहीं होते तो हम नहीं बता पाते एक्स कितना वाई कितना। तो ये ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें आज के लेक्चर में कवर की हैं, आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज करिएगा, तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और पढ़ेंगे इसी टॉपिक का अगला पार्ट, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू सो मच।